नमस्कार विद्यार्थी, मैं हूं कपिल दुबे और केडी क्लासेस की भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया तो संविधान में इस समय कुल 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तो जो 22 भाग थे उनके बारे में हम समझ रहे हैं और हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब तक आप इन 22 भाग को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि संविधान में आखिर है क्या। तो संविधान को पढ़ने के लिए, संविधान को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने की आवश्यकता है। और वो पृष्ठभूमि कब तैयार होगी? जब आपको संविधान के 22 भाग पता होंगे। आपको इससे क्या जानकारी मिलेगी? तो सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा आर्टिकल किस चीज़ से संबंधित है और हमारा संविधान जो है उसमें कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखी गई है। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने भाग 1 से लेकर भाग 10 तक के भागों का क्या किया था, अध्ययन किया था कि भाग 1 में क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भाग में क्या है। तो जल्दी से हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो भाग 1 में था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल होगा 1 से 4, यानी भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 1 से 4। अब भाग 2 आया था। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर 11 तक है। यानी सिटीजनशिप के बारे में जो जानकारी मिलती है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक मिलती है। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी आर्टिकल 12 to 35 जितने भी आर्टिकल है वो सब किससे रिलेटेड है? हमारे फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अब भाग 4 जो है, भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इनके जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। फिर संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का ए जोड़ा गया और आर्टिकल 51 का ए ऐड किया गया और यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जब ये मौलिक कर्तव्य वाला चैप्टर जोड़ा गया था, भाग जोड़े गए थे, तब उस समय 10 थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 11। अभी जब हम आगे चर्चा करेंगे तो एक अलग से मौलिक कर्तव्यों के ऊपर वीडियो भी डालेंगे, ठीक है। फिर भाग 5 में आ जाता है संघ, यानी कि यूनियन। आर्टिकल होंगे 52 से लेकर 151। भाग 6 में आ जाता है राज्य, 152 से लेकर 237। फिर उसके बाद 238 वाला जो था आर्टिकल उससे निरस्त कर दिया गया, उसका निरसन कर दिया गया। भाग 7 को भी विलोपित कर दिया गया। भाग 8 में अगर हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 8 में किया गया और यहाँ पर है आर्टिकल 239 से लेकर 242, यानी 239 से 242 तक। अब उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो फिर भाग हमारा 9 आ जाता है और भाग 9 में अगर हम देखें तो पंचायत। 9 का ए जो है वो नगर निगम नगर पालिका से संबंधित और 9 का जो बी है वो आपका किससे संबंधित है? सहकारी संस्थाओं से, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। फिर उसके बाद भाग 10, तो भाग 10 में अगर हम देखें तो वो किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, यानी SC और ST। और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 244, ठीक है। तो ये जो भाग 10 थे इनका अध्ययन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे भाग 11 से लेकर 22 तक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो संविधान के भाग 10 हम समझ चुके हैं, 1 से लेकर 10 समझ चुके हैं। 11वें भाग से लेकर 12वें भाग तक, 22वें भाग तक हम चलेंगे। तो यहाँ पर पृष्ठभूमि लगभग तैयार हो चुकी है और ये जो भाग 11 से लेकर भाग 22 तक जो भाग हैं इनको मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा याद कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ये जो कहानी है इसका उद्देश्य केवल आपको ये भाग याद कराना है। आपको इस कहानी से कोई शिक्षा नहीं लेनी, कुछ नहीं करना है। आपको खाली इस कहानी से क्या करना है? केवल संविधान के भाग याद करने हैं। एक्चुअल में क्या है कि 11 से लेकर 22 तक जो भाग है वो कठिन पड़ते हैं और उनको कई विद्यार्थी याद करते हैं लेकिन याद नहीं होते हैं। तो मैंने लोगों के जीवन से प्रेरित होकर एक कहानी बनाई, एक छोटी सी स्टोरी है जिसको मैं आपको सुनाऊंगा और उसके साथ साथ हम 11वें भाग से लेकर 22वें भाग तक का जो सफ़र है उसे हम तय करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कहानी। तो जैसे आप
बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई करने के बाद वो अपना डिसाइड करते हैं कि भैया वो बैंक की तैयारी करेंगे कि वो एसएससी की तैयारी करेंगे। तो जब आप अपना उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और निर्धारित करने के बाद आप सोचते हैं कि आपको बैंक की तैयारी करनी है, तो आज से कुछ सालों के पहले की हम बात करें तो उस समय बैंक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और हर जो स्टूडेंट था वो किसकी तैयारी करता था, बैंक की। ठीक है, तो आपने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि आपको किसकी तैयारी करनी है, बैंक की तैयारी करनी है। तो आपने लोगों से पूछा और लोगों ने आपको किसी कोचिंग का नाम सजेस्ट किया। आप फला फला कोचिंग में गए और कोचिंग में आपने क्या ले लिया, एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लेने के बाद आप क्लास में एंटर हो गए। और जब आपकी पहली क्लास थी तो वहाँ पर आपके साथ बहुत सारी लड़कियाँ भी बैठी हुई थी और कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि कब तक सिंगल जीवन जिया जाएगा, कभी तो हम सिंगल से मिंगल हों, कभी तो हमारी जोड़ी बने। और वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य होता है वो डगमगा जाता है। आप 10 दिन तक ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मैडम जो है वो आपके लायक हैं, आपको पसंद आ रही है, और आप 10 दिन में एक मैडम का क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन। 11वें दिन अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब 11वें दिन आप क्या करते हैं, अपने बाजू में एक सीट खाली रख लेते हैं, आगे बैठ जाते हैं जहाँ पर वो मैडम बैठा करती हैं। अक्सर वहीं पर आप एक सीट पर बैठ जाते हैं और एक सीट क्या कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं। अब जब मैडम आती हैं आपके बाजू में, आप उनको ऑफर करते हैं कि यहाँ पर बैठ जाइए, मैडम बैठ जाती हैं। मैडम बैठ जाती हैं, फिर मैडम आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही होती हैं। फिर आप उनसे खुद इंटरेक्ट करते हैं, उनसे खुद बात करते हैं कि आपका नाम क्या है, ठीक है, कहाँ की रहने वाली हो, और आप अपने बारे में भी बताते हैं कि हमारा नाम फला फला है, हम फलाने जगह के रहने वाले, हमारे पिताजी ये करते हैं, ठीक है, भोपाल में या कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे हम बहुत समय से रह रहे हैं, आप हमें क्या करें, हमें बताएं। और यहाँ पर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आप उससे उसकी कॉपी मांगते हैं, आप उसके नेल पॉलिश की तारीफ़ करते हैं, आप उसके राइटिंग की तारीफ़ करते हैं कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं इसी बहाने आप उसका नाम भी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें ये कोचिंग का सेशन समाप्त हो गया, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, आप घर जाते हैं और सबसे पहले आप फेसबुक चलाते हैं और फेसबुक पे आप वो नाम सर्च करते हैं। आपको सब पता है कि वो मैडम कहाँ की हैं, और आप उन्हें सर्च करके उन्हें क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट। जब तक रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो जाती है, वो आपको ऐड नहीं कर लेती है, तब तक आपको चैन नहीं आता है। जैसे ही आप देखते हैं कि मैडम ने आपकी रिक्वेस्ट क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली, और वहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई देता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई, आप तुरंत ही बहुत ही फॉर्मल तरीके से जवाब देते हैं कि थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट। और इस तरीके से FB पे, मैसेंजर पे आपकी चैटिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जब उसी समय 1-2 घंटे के बाद आप उससे बोलते हैं कि क्या हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरी कहानी में जो फोकस है वो किसके ऊपर है, वो मैडम के ऊपर फोकस है। और जितने लोग सुन भी रहे होंगे सबका फोकस भी कहानी पर लड़के के ऊपर नहीं, अभी किसके ऊपर है, लड़की के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लड़की क्या हो गई, केंद्र, और दूसरा प्रेफरेंस हम किसको दे रहे हैं, लड़के को, तो लड़का क्या हो गया, राज्य। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया, बातचीत हो गई, यानी इन दोनों के बीच में क्या बन गए हैं, संबंध बन गए हैं। तो ये 11वें दिन की बात थी। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो भाग 11 की अगर हम बात करें तो भाग 11 का जो नाम है वो है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। क्या आ जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो यहाँ पर केंद्र हमने किसको माना है, लड़की को, और राज्य हमने किसको माना है, लड़के को, और दोनों के बीच में क्या स्थापित हो गए, संबंध। अब हमने जो अपनी कहानी रोकी थी कि व्हाट्सएप का नंबर मिल जाता है, लड़का रात में ही उसे फ़ोन लगाता है, या मैडम फ़ोन नहीं उठाती, आप उनको एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि क्या हम कल कॉफ़ी पीने के लिए चल सकते हैं, और आपको पूरा विश्वास था कि इतनी जल्दी मैडम कॉफ़ी के लिए एग्री नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ से रिप्लाई में आ जाता है बिल्कुल कल हम चल सकते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। तो यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, आपके पास पर्याप्त बजट नहीं होता है, आपके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो आप उनको बोलते हैं कि कल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अब जब भी, या कल के बाद, परसों हम कभी भी समय निकाल के कहाँ चल सकते हैं, कॉफ़ी पीने। तो आप उस समय उन्हें टाल देते हैं। अब ये यहाँ पर कौन सा दिन समाप्त हो गया, 11वां दिन। अब कौन से दिन की शुरुआत होती है, नेक्स्ट डे, यानी कि 12वां दिन जो होता है वो शुरू होता है। और अगर हम 12वें दिन की बात करें तो अब लड़के के पास जो टास्क
टास्क है। वो क्या टास्क है कि मैडम को कॉफ़ी पिलाने के लिए लेके जाना है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप अपने दोस्त के पास जाएंगे और दोस्त के पास जाएंगे और दोस्त को आप पूरी कहानी सुनाएंगे कि भैया फला फला कोचिंग में हम जा रहे हैं, फला फला हमने बैच में एडमिशन ले लिया है हमें, और 11 दिन हो चुके हैं, वहाँ पर एक ऐसी मैडम है, उनका ये नाम है और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और हमने उनको बोला है कि हम आपको कॉफ़ी पिलाने के लिए ले चलेंगे। तो जो आपका दोस्त होगा वो आपको अप्रिसिएट करेगा कि भैया बहुत बढ़िया, आपने सही काम किया, सही जा रहे हो। लेकिन जैसे ही उसके बाद आप दोस्त को बोलोगे कि यार मुझे पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मुझे उसे कॉफ़ी पिलाने के लिए लेके चलना है, तो दोस्त जो होगा वो आपको गुस्सा करेगा, बोलेगा कि पिछली बार जो तुमने पैसे उधार लिए थे वो अभी तुमने चुकाए नहीं हैं, इसलिए तुम्हें पहले पैसे चुकाने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम्हें नया उधार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप उससे मिन्नतें करोगे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपन दोस्त हैं और भाई भाई हैं, मेरी मदद करो और ऐसा वैसा, लेकिन दोस्त नहीं मानेगा। तब आपके पास जो मोबाइल होंगे, 2 मोबाइल होंगे, उसमें से आप एक मोबाइल जो होगा वो किसको दे दोगे, दोस्त को दे दोगे और उससे बोलोगे कि भैया ये मोबाइल रख लो, मुझे पैसे दे दो, जब मैं पैसे चुका दूंगा तो आप मुझे ये मोबाइल जो है वो क्या कर देना, वापस कर देना। या आपकी जो कीमती चीज़ है, जो भी आपके पास है, जिसके बदले आपको पैसा मिल सकता है, वो आप किसको दे दोगे, दोस्त को। लैपटॉप हो गया या कुछ भी हो गया, इसलिए मैंने जनरली यहाँ पर मोबाइल फ़ोन ले लिया है। तो आपने मोबाइल अपने दोस्त को दिया और दोस्त ने उसके बदले आपको क्या दे दिए, पैसे दे दिए। तो अगर हम यहाँ पर मोबाइल देखें तो मोबाइल क्या है, संपत्ति है, और उसने आपको क्या दिया, पैसे दिया, यानी मोबाइल के बदले पैसे दिए, मतलब ये क्या हो गया, फाइनेंस। जैसे बैंक फाइनेंस करती है तो मॉर्गेज के रूप में कुछ ना कुछ रखती है, तो यहाँ पर आपके दोस्त ने भी मॉर्गेज के रूप में क्या रख लिया, आपका मोबाइल फ़ोन, और आपको क्या दे दिया, कैश दे दिया। तो फाइनेंस हो गया किसके बदले, प्रॉपर्टी के बदले। तो ये कौन से दिन की बात थी, 12वें दिन की बात थी। तो यहाँ पर जो आपका भाग आ जाएगा वो आ जाएगा भाग 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाग 12 जो होगा वो इस समय क्या हुआ है, मोबाइल के बदले क्या मिल गया, कैश मिल गया, यानी फाइनेंस हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा वित्त, संपत्ति, वित्त और संपत्ति। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें वित्त, संपत्ति और संविदाएं भी बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपको खाली 2 शब्दों पर फोकस रखना है, क्योंकि हमेशा एक साथ ही लिखा हुआ आएगा। तो आपको यहाँ पर केवल किस पर फोकस करना है, वित्त और संपत्ति। तो 12वें दिन दोस्त ने आपको क्या कर दिया, फाइनेंस कर दिया, और किसके बदले, मोबाइल रख लिया, यानी प्रॉपर्टी और फाइनेंस। तो ये आपको याद हो जाएगा। यहीं पर हम साथ में क्या लिख लेते हैं, इनके आर्टिकल। तो 244 तक हम पहुँच गए थे, यहाँ पर आ जाएगा 245 से लेकर 263 ये आर्टिकल आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अनुच्छेद होंगे उनकी संख्या होगी 264 से 300, और एक और जोड़ दिया गया 300 का एक। हम अंत में इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। और यहीं से प्रश्न इस बार के मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो पहले हम कहानी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो 12वें दिन आपने दोस्त को मोबाइल गिरवी रख दिया और उसने उसके बदले आपको क्या दे दिया, कैश दे दिया। अब यहाँ पर 13वें दिन की शुरुआत होती है। आप मैडम को फ़ोन लगाते हैं कि आज दोपहर में हम घूमने के लिए चलेंगे, आपको मैं कॉफ़ी पिलाने के लिए लेके चलूँगा, आप तैयार हो जाइएगा। ठीक है, आप जाने के पहले जल्दी से आप बढ़िया नहाते हैं, परफ्यूम वरफ्यूम लगाते हैं। ठीक है, दोस्त की जैकेट उधार मांग लेते हैं या शर्ट उधार मांग लेते हैं। ठीक है, आप उसकी बुलेट भी उधार मांग लेते हैं, और आपके पास पैसा तो है ही। आप जाते हैं, जाने के बाद गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, फिर उसके बाद मैडम को फ़ोन लगाते हैं, मैडम के हॉस्टल जाते हैं, मैडम को पिक करते हैं, और वहाँ से आप जाते हैं कहाँ पर, CCD, और कैफ़े कॉफ़ी डे पे आप कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, ब्राउनी खाते हैं, और उसके बाद आप ढेर सारी वहाँ पर क्या करते हैं, बातें करते हैं। वहीं पर आपको सामने दिख जाती है कि थिएटर भी है, तो एक मूवी भी देख लेते हैं, और आप जाते हैं वहाँ से मूवी देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आप गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, मूवी की टिकट परचेस करते हैं, मूवी देखते हैं, इंटरवल में आप पॉपकॉर्न खाते हैं, कोक पीते हैं, और उसके बाद पिक्चर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद गाड़ी निकालते हैं, टॉप एंड टाउन जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और आइसक्रीम खाने के बाद आप
एक फ्लावर शॉप पे गाड़ी रोकते हैं, वहाँ से एक गुलाब का फूल लेते हैं और मैडम को क्या कर देते हैं, प्रपोज कर देते हैं, और मैडम आपके प्रपोजल को क्या कर लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो आपको बड़ी खुशी होती है कि ठीक है, आज दिन भर का जो भी खर्चा था वो कैसा हो गया, सफल हो गया, कहीं ना कहीं हमारा जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया गया है। अब यहाँ पर जो 13वें दिन की हमने जो कहानी आपको सुनाई, ये सब घटना कब हुई, 13वें दिन। आप सुबह उठे, आपने क्या लगा, आप गाड़ी लेके गए, कहाँ पर, पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल भरवाने के बाद आपने रिचार्ज करवाया, CCD में आपने कॉफ़ी पी तो वहाँ पर भी पैसा दिया, फिर उसके बाद पार्किंग में गाड़ी लगाई, मूवी की टिकट खरीदी, पॉपकॉर्न, तो यहाँ पर भी पैसा खर्च हुआ, आइसक्रीम, फ्लावर आपने खरीदा, गुलाब का आपने फूल खरीदा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पैसे की बात करें तो ये सब क्या हुआ है, व्यापार हुआ है। कहाँ पर हुआ है व्यापार, भारत में ये व्यापार हुआ है। अब व्यापार हुआ है और व्यापार ही किसका हिस्सा है, हमारे कॉमर्स का। लेन देन की बात करते हैं तो कॉमर्स आ जाता है, यानी कि वाणिज्य। तो व्यापार और वाणिज्य की हम बात करें तो 13वें दिन की घटना थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा 13 में, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, कॉमर्स एंड ट्रेड विद इन द टेरिटरी इन इंडिया। फिर से सुन लीजिए, कॉमर्स एंड ट्रेड विद इन द टेरिटरी इन इंडिया। तो जो भी पैसा खर्च किया वो व्यापार और किससे संबंधित है, वाणिज्य से। तो यहाँ पर आपके जो आर्टिकल आ जाएंगे वो आ जाएंगे अनुच्छेद 301 से 307 तक आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा भाग 13 है वो किससे संबंधित है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य से। अब 14वां दिन आ जाता है, यानी वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी को होती है, तो यहाँ से याद रख लेना। और इस दिन वो होता है जिसका आपको इंतजार रहता है। आप समझदार होंगे, अभी मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। संघ और या केंद्र और राज्य के बीच सेवाओं का आदान प्रदान। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, राज्य और केंद्र के बीच सेवाओं का आदान प्रदान। आप समझ गए होंगे। तो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, या सर्विसेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो भाग 14 की अगर हम बात करें तो ये शुरू होता है 308 से और ये जाता है 323 तक। तो यहाँ पर भाग 14 की समाप्ति हो जाती है। अब अगला दिन आता है, यानी कौन सा भाग आ जाएगा, भाग 15। अब 15वें दिन मैडम आपको बुलाती हैं, आप मैडम के पास जाते हैं और मैडम जो होती हैं बहुत ही उदास रहती हैं और रोने लगती हैं और बोलती हैं कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गलत है। अब आपको हमसे क्या करनी पड़ेगी, शादी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और आप मैडम को समझाते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ और अभी हम शादी करने की स्थिति में नहीं है, जैसे ही मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी उसके बाद मैं आपसे क्या कर लूँगा, शादी कर लूँगा। और कहीं ना कहीं आप मैडम को कन्वेंस करने में क्या रहते हैं, सफल रहते हैं और मैडम मान जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम बोलती हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कहीं ना कहीं इस संसार में आपको इस प्यार को दिखाना पड़ेगा, इस प्यार को आपको जाहिर करना पड़ेगा। और आप भी मैडम के प्यार में पागल हो रहे होते हैं, इस समय नया नया प्यार है और आप बोलते हैं कि ठीक है आप बोलो, जो भी आप बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही मैडम सोचते हैं कि क्या करवाया जाए तो मैडम बोलते हैं कि तुम्हारा जो फेसबुक का स्टेटस है वो कहीं ना कहीं अभी सिंगल है, आप उसे क्या करें, इन अ रिलेशनशिप चेंज में उसमें चेंज कर दें। तो आप बोलते हैं कि बड़ा ही सिंपल सा स्टेप और इसको करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और 15वें दिन आप जाते हैं अपनी ऐप भी लॉगिन करते हैं और कहीं ना कहीं उस पर अपना स्टेटस जो होता है वो सिंगल की जगह चेंज करके क्या कर देते हैं, इन आर रिलेशनशिप। यानी यहाँ पर आप देखें तो सार्वजनिक रूप से आप फेसबुक पे घोषणा कर देते हैं कि मेरा जो पर्चा है वो भरा जा चुका है, मेरा चुनाव हो चुका है और फलाने फलाने व्यक्ति के द्वारा मेरा चुनाव कर लिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपने घोषणा करी कि आपका क्या हो गया, चुनाव। और चुनाव को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन, यानी कि निर्वाचन। तो भाग 15 में आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, निर्वाचन। और निर्वाचन की अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक।
ठीक है। तो भाग 15 आपको समझ में आ गया। भाग 15 में आपने क्या किया, 15वें दिन आप FB पे गए और आपने सिंगल की जगह स्टेटस क्या कर दिया, इन रिलेशनशिप आपने बोला कि मेरा चुनाव हो चुका है। तो चुनावों की चर्चा करी, तो निर्वाचन अनुच्छेद 324 से लेकर 335। अब नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है, 16वां दिन शुरू होता है और 16वें दिन आपका वही दोस्त FB चला रहा होता है जिससे आपने पैसे उधार मांगे थे और आप जल्दबाजी में उसे बताना भूल जाते हैं। तो जब भी हम कोई भी स्टेटस अपडेट करते हैं FB पे तो बहुत सारे लोग उसमें कमेंट्स डालते हैं और आपके उस स्टेटस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे होते हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग, अधिकांश लोग क्या लिख रहे होते हैं कि भैया आने वाले जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, कीप इट अप, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, अच्छे से साथ में रहें, जोड़ी सलामत रहे। लेकिन कुछ जो हमारे बहुत ही घनिष्ठ दोस्त होते हैं वो कभी इस तरीके से तारीफ नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ बेकार शब्द वहाँ पर लिखेंगे और जिस दोस्त से आपने पैसे लिए थे उसने वहाँ पर एक गंदा सा कमेंट डाला। उसने बोला कि गधे, जब घुमाने के लिए लेके जा रहा था तब तो मेरे से पैसे उधार लेके गया था, अपना मोबाइल गिरवी रख के गया था और मुझे बताया नहीं, और यहाँ FB पे स्टेटस अपडेट कर रहा है और भी कुछ फालतू टाइप का उसने कमेंट वहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर जब मैडम ने वो कमेंट पढ़ा तो मैडम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो यहाँ पर हमने जो बात बोली कि ये 16वें दिन की बात है कि 16वें दिन उस दोस्त ने क्या किया, कमेंट किया। तो कुछ ही लोग जो होते हैं वो विशेष रूप से अजीब सी टिप्पणी करते हैं। तो भाग 16 की हम चर्चा कर लेते हैं। भाग 16 आया और भाग 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। ठीक है, क्या लिखा है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। ये आपको याद रखना है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। तो यहाँ से खाली आपको एक शब्द याद रखना है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। तो सब लोग अच्छे कमेंट मार रहे थे, कुछ ही लोगों ने क्या किया, विशेष टिप्पणियां करी और इसका आर्टिकल आ जाएगा आर्टिकल 330 से लेकर 342। ये आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 330 से 342। तो कहानी के साथ साथ हमने 11वें दिन से कहानी शुरू करी, कहाँ तक पहुँच गए, 16वें दिन तक पहुँच गए। अब 17वें दिन की शुरुआत होती है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका भाग 17। ठीक है, तो 17वें दिन मैडम बोलती हैं कि ये तुम्हारा जो भी दोस्त है इसे समझाओ, इसे नोटिस भेजो कि आइंदा से अगर इसने ऐसा कोई कमेंट किया तो सीधे कोर्ट में मिलेंगे। इस तरीके का जो आपका व्यवहार है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इस समय प्यार में रहते हैं और आप बोलते हैं कि मैडम आप जो बोल रहे हैं हम करने के लिए तैयार हैं। आप एक नोटिस टाइप करवाते हैं हिंदी में, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, और उस दोस्त के घर पे भेज दिया जाता है। तो जो नोटिस तैयार हुआ वो किस में तैयार हुआ, हिंदी में, और हिंदी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, भाषा, मान्यता प्राप्त भाषा। ठीक है, या इसी को मान्यता प्राप्ति की जगह केवल भाषा लिख देते हैं और अंग्रेजी में हम इसे क्या बोलेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो भाग 17 में क्या आ जाएगा, भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब कौन से दिन की शुरुआत होगी, नया दिन शुरू होता है। यहाँ पर इसके आर्टिकल देख लेते हैं। तो भाग 17 की अगर हम बात करें तो ये 343 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 351 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी अपन बाद में जब कहानी खत्म कर लेंगे तो इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ऑफिशियल लैंग्वेज भाग 17, नोटिस गया है 343 से 351 तक। अब भाग 18 की हम बात करते हैं। तो भाग 18 को अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो जब दोस्त के घर पे नोटिस पहुंचा, अगले दिन वो उठा, सुबह सुबह अपने उसने चिल्लर पार्टी को इकट्ठा किया और बहुत सारे लोगों के साथ वो आपके घर आया और उसने आपकी क्या कर दी, पिटाई कर दी। पिटाई हो गई आपकी, मतलब कौन सी स्थिति में आ गया, इमरजेंसी लग गई, यानी आपातकालीन प्रावधान। तो 18वें दिन आपकी पिटाई हो गई, यानी कौन से प्रावधान लग गए हैं, आपातकालीन प्रावधान लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर्टिकल 352 से लेकर 360। अब 19वें दिन क्या होता है, फिर नए दिन की शुरुआत होती है, भाग 19 यहाँ पर आ गया। तो अगर हम भाग 19 की बात करें तो भाग 19वें दिन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो 19वें दिन
जो आपका दोस्त होता है जिसने आपकी पिटाई करी, वो आपके घर पे फ़ोन लगा देता है, आपके पापा को बताता है कि जो आपका लड़का है वो पढ़ने के लिए आया था लेकिन फला तरीके से वो यहाँ पे व्यस्त हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया इसलिए मैंने उसकी पिटाई कर दी और हॉस्पिटल में वो भर्ती है। साथ ही साथ अब लड़की को भी बोलते हैं कि आइंदा तुम उसके साथ घूमी तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, और देख लेंगे, या इस तरीके से आप लड़की को डराने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं वो जो लड़का होता है। साथ ही साथ और उस लड़के को भी बोलते हैं कि जैसे ही तुम ठीक होगे फिर से तुम्हें मारेंगे। तो अब यहाँ पर आपके ऊपर जो होता है, हॉस्पिटल में एडमिट है, पहले से ही प्रेशर है, अब आपके पापा का भी फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि बेटा क्या हो गया, पूछते हैं, वो बोलते हैं कि वो आ रहे हैं आपको देखने के लिए। यहाँ पर मैडम का भी फ़ोन आ जाता है, वो बोलते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया और मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर करना चाहती हूँ, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैडम जो होती हैं वो क्या कर लेती हैं, ब्रेकअप कर लेती हैं, ठीक है। और देखें हम तो बहुत सारी घटनाएं हुई, दोस्त भी आपको डरा रहा है, लड़की का भी फ़ोन आया, आपके पापा का भी फ़ोन आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही। और जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मिसलिनियस, यानी कि विविध। तो भाग 19 का जो नाम है वो क्या है, विविध, और ये चलेगा आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। अब हॉस्पिटल में पड़े पड़े आप सोच रहे होते हैं कि यार ये जो इतना ज़्यादा प्रोपोगेंडा हो गया है, जितना हमने सोचा नहीं था, जितनी हमें उम्मीद नहीं थी, आखिर इसका कारण क्या है। तो जब आप कारण के ऊपर विचार करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये स्टेटस, अगर एफबी पे मैं अपना स्टेटस अपडेट नहीं करता तो ना मेरा दोस्त कोई कमेंट करता, ना मैं उसे नोटिस भेजता, ना मेरी पिटाई होती, ना मेरा ब्रेकअप होता, ना मेरी घर पे इज्जत खराब होती, ना मेरे पापा को पता चलता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जब विचार कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाता है और आप स्टेटस जो होते हैं, फिर से ब्रेकअप तो हो ही चुका है तो इन रिलेशनशिप से हटा के क्या कर देते हैं, सिंगल कर देते हैं। तो स्टेटस में आपने क्या कर दिया, सुधार कर दिया, संशोधन कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संविधान में संशोधन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संविधान में संशोधन हो गया। और संविधान में जो संशोधन है उसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 368 है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भाग 21, अब पिताजी आ जाते हैं और पिताजी आके बोलते हैं कि बेटा अभी यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के लिए तो हमें कहाँ लेके चल रहे हैं, घर लेके चलते हैं, अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से लेके चलते हैं। तो भाग 21 का जो नाम है वो है अस्थायी। अब घर लेके जाते हैं वो, और वहाँ पर आप पे विशेष निगरानी रखी जाती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उनके हिसाब से आपको रहना पड़ता है। तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, तो ये आपको याद रखना है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान यानी टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन। और ये चलेंगे आपके आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक। तो हमारा जो भाग 21 है उसमें खाली आपको अस्थायी याद रखना है। तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान 369 से 392 तक। अब अंत में आ जाते हैं भाग 22 पे, ये हमारा आखिरी भाग है। तो नए दिन की शुरुआत होती है, 22वां भाग आता है। आप घर पर रह रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि जो हमारे पास एक सुनहरा मौका था, एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी अधिकारी बनने का, वो कहीं ना कहीं अब सब क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। घर की इज्जत भी चली गई, दोस्ती भी चली गई, मैडम भी चली गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा है और हमें गांव में भी रहना है। तो आप ये सोचते हैं, अपने आप से प्रेरणा लेते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, कोई भी अपने लक्ष्य से भ्रमित ना हो, यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए तो केवल पढ़ाई ही करें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि सभी चीज़ों को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं, एक नए जीवन का प्रारंभ करते हैं। अपने ऊपर जो आप बीती हुई है उसका आप एक शॉर्ट टाइटल देते हैं या संक्षिप्त नाम देते हैं और हिंदी में एक किताब लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उस लड़के ने सबसे पहले क्या किया, एक नए जीवन का प्रारंभ किया। सबसे पहले पुराने जीवन का क्या कर दिया, निरसन कर दिया, प्रारंभ किया नए जीवन का। और अपने ऊपर वो क्या लिखना चाह रहा है, किताब। तो उसने क्या सोचा, संक्षिप्त नाम सोचा और उसके बाद उसने उस पर क्या लिख दी, किताब लिख दी। तो हिंदी में प्राधिकृत क्या आ जाएगा, पाठ।
और निरसन, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो हिंदी में प्राधिकृत पाठ और क्या आ जाएगा, निरसन। तो ये आपको याद रखना है कि उसने अपनी पुराने जीवन को निरस्त किया, नए जीवन का प्रारंभ किया, एक शॉर्ट टाइटल सोचा, हिंदी में प्राधिकृत क्या लिख दिए, पाठ लिख दिए। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। कॉमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। फिर से देख लीजिए, कॉमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो ये कौन सा भाग हो गया, भाग 22 हो गया। और यहाँ पर जो अनुच्छेद होंगे 393 से लेकर 395 तक। तो मैं आशा करूँगा कि जो मैंने आपको कहानी सुनाई है आप उसके सेंस पर नहीं जाएंगे। लड़कियों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये उद्देश्य यहाँ पर किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य केवल क्या है, केवल आप सभी लोगों को जो संविधान के 22 भाग हैं ये याद कराने का है। तो किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाह रहा हूँ। जो एक टीचर का उद्देश्य होता है कि वो अपने तरीके से अपने बच्चों को सिखा पाए, तो बस यही प्रयास मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और मैं आशा करूँगा कि आपको स्टोरी के साथ ही 22 के 22 भाग जो होंगे वो याद हो जाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है कहीं ना कहीं आप उनसे प्रेरणा लें। दूसरी चीज़, उनको कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई के दौरान इन्वॉल्व करें, उनसे रिलेट करके चीज़ों को याद करें, तो आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। और यही पढ़ाई करने का तरीका भी है। ठीक है, तो ये 22 भाग हमने देख लिए। कहाँ से, 245 से हमने शुरू किया, 395 तक आ गए। उसके पहले वाली वीडियो में हम भाग आर्टिकल 1 से लेकर 244 तक पहुँच गए थे। अब यहाँ पर आपको कुछ ये सभी आर्टिकल भी याद रखने, जब आप ये आर्टिकल याद रख लेंगे तो आपको सभी चीज़ों की क्या हो जाएगी, समझ हो जाएगी। फिर अभी जब हम आगे संविधान का अध्ययन करेंगे तो एक एक आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 1 से शुरू करेंगे और आर्टिकल नंबर 395 तक हम जाने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और आपको इससे संबंधित समझाने वाला हूँ ताकि ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त हो जाए और इसके कोई भी जो प्रश्न है वो आपसे ना छूटें, आप पे सभी प्रश्नों का जो जवाब हो वो बन जाए। तो यहाँ पर हमने 22 भाग की चर्चा कर ली है। ये सब के सब आपको आर्टिकल के साथ याद करने हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो हमने लिखा था कि संविधान में मूलतः या ओरिजिनल कितने भाग हैं, तो हमारे पास भाग कितने हैं, 22, हमारे पास मूलतः कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और अगर हम बोलें कि गणना या गिनती के अनुसार, तो गणना के अनुसार इनकी जो संख्या हो जाती है वो 22 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। कहीं पर भी हमने भाग 23, 24 या 25 नहीं लिखा है, लेकिन मूल रूप से देखें तो 22 और गणना में इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 25। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 25 कैसे हो गए। तो देखिए, भाग 1, 2, 3, 4, यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 का ए जो होता है वो ऐड हो जाता है, फिर 9A ऐड हो जाता है, 9B ऐड हो जाता है और 14 का ए ऐड हो जाता है। ये हो गए हैं 4। ठीक है, अब मूल रूप से कितने, 22 हैं। तो 22 और 4 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर याद है कि जो हमारा भाग 7 है उसे क्या कर दिया गया है, उसे उसका निरसन कर दिया गया है। तो एक इसमें कम हो जाएगा। तो 22 धन 4 माइनस 1 करेंगे तो 4 में से 1 गया, कितने बचे, 3, और 22 में 3 जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम जोड़ेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 25, 4 का ए, 9 का ए, 9 का बी और 14 का ए। अब यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं एक और आर्टिकल लिखा था, अनुच्छेद 300A। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी यहीं पर देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 300A की अगर हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 300A जो है ये कौन सा अधिकार है, हमारा संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब ये संपत्ति का अधिकार है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 300A में। और कौन सा ये भाग है, तो ये है भाग 12। तो भाग 12 के आर्टिकल 300A की बात कर रहे हैं, कौन सा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पहले या संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो भाग 4 में था। किस में था, भाग 4 में था। और अगर हम देखें तो कौन कौन से अनुच्छेद थे इसके अंतर्गत, 19 का ए और
अनुच्छेद 31, ठीक है। फिर उसके बाद 44 पे संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300A में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ये आपको याद रखना है। तो किस में जोड़ दिया गया, 300A में इसे क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम समझें तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किसका सेक्शन है, मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार से हटाकर, तो पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, मौलिक अधिकार से हटाकर अब इसे क्या बना दिया है, हमारा लीगल राइट बना दिया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें से प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि किस मौलिक अधिकार को हटाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मिलाकर मौलिक अधिकारों की संख्या पहले कितनी थी, 7, वर्तमान में कितनी बची है, 6। तो मौलिक अधिकार कौन सा था, संपत्ति का अधिकार किस किस में आता था, 19A और 31 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया, भाग 12 में जोड़ दिया गया। कौन सा, आर्टिकल 300A। और अब ये हमारा कौन सा राइट है, लीगल राइट है, यानी कि कानूनी अधिकार। और इसी बार यहीं से MPPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये 22 भाग याद हो जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने में आपको आसानी होगी और ये पूरी श्रृंखला जो है वो हम समाप्त करेंगे और निरंतर इस पे आपको वीडियोस जो होंगे वो प्राप्त होते रहेंगे। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।